हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को और आगे बढ़ाते हुए मैं एक बार फिर से प्रदीप सिंह कौरव करियर पावर अंडर 24/7 ग्वालियर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली कुछ क्लासेस में हमने लगातार आपका सिलेबस कवर किया है और कल जो आखिरी क्लास हुई थी हमारी, जिससे हमने अनुपात समानुपात के कुछ प्रमुख क्वेश्चंस को यहाँ पर लिया था, आज उसी कड़ी में अगले कुछ क्वेश्चंस को शामिल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं। तो दोस्तों, अनुपात समानुपात का आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है वो ये है कि अगर 2 का क्यूब अनुपात 8 अनुपात 8 की पावर 5.06 समानुपात 8 माइनस 4.06 अनुपात x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ये क्वेश्चन वही है जो हमने आखिरी क्लास में डिस्कस किया था। इसके बाद कुछ हम बेसिक पर बात करेंगे अगले प्रकार के क्वेश्चनों के लिए। पहले इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों, आप देखोगे अगर ये समानुपात में है और x का मान ज्ञात करना है तो मैंने आपको बताया था पहले और दूसरे जो संख्याएं हैं उनको अपॉन में लिख देंगे। जैसे ये a अनुपात b समानुपात c अनुपात d के फॉर्म में है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, a अपॉन b बराबर c अपॉन d, और यहां से हमारा आसानी से आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं जरा। यहां पर अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूं, 2 का क्यूब अपॉन, यहां आ जाएगा 8 पावर 5.06 है, तो क्या इसको अपॉन में लिख सकते हैं 8 की घात 5.06, और बराबर में क्या आ जाएगा दोस्तों, 8 की घात माइनस 4.06, और अपॉन में आ जाएगा x। अब आपको पता है इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, मतलब x का यहाँ ऊपर गुणा होगा और 8 पावर 5.06 का गुणा राइट साइड में ऊपर करेंगे। यहां गुणा करोगे तो आप देखोगे 2 का क्यूब इंटू एक्स इक्वल टू, यहां आ जाएगा 8 की घात 5.06 इंटू 8 की घात माइनस 4.06। दोस्तों, यहां सॉल्व करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां आप देख पा रहे हो 2 का क्यूब 8 होता है इंटू एक्स। यहां आप थोड़ा ध्यान से देखिए तो सर्च इंडेसिस यानी घातांक और करनी का एक सूत्र यानी नियम यहां पर अप्लाई हो रहा है, जहां पर हमें पता है कि अगर x की घात m इंटू एक्स की घात n हो, मतलब आधार समान हो और संख्या गुणा में दी गई हो, तो हमेशा जो पावर यानी घातें हैं वो जुड़ जाती। तो इसी फॉर्मूले का उपयोग अगर यहाँ किया जाए तो देखिए आधार समान है, संख्या गुणा में है, तो जो घातें हैं वो जुड़ जाएंगी, और जोड़ेंगे तो आप ध्यान से देख सकते हैं ये 5.06 और ये माइनस 4.06, आप जोड़ोगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, यानी 8 की घात 1 हमारा यहाँ से सॉल्यूशन आ जाएगा। अब आप देखेंगे 8 की पावर 1 होता है, तो 8 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 1। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या टिक करेंगे, ऑप्शन बी। क्या ये क्वेश्चन समझ पाए दोस्तों की नहीं? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। अच्छा दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर पहुंचने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताना चाहता हूं। समानुपात पर आधारित एक प्रकार के जो क्वेश्चन है वो लगातार 2-3 वर्षों में पूछे जा रहे हैं, और उम्मीद है, चांसेस है कि आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन मिल सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा रहता है कि अगर 4 संख्या दी गई है ए बी सी डी, और बोला गया है कि ये चारों अगर हमें समानुपात में बनानी है, अगर इन्हें समानुपात में बनाना है तो क्या जोड़ा या घटाया जाए। तो दोस्तों, जब भी कोई संख्या जोड़ी या घटानी जानी हो और इनको समानुपात में बनाना हो, जैसे कि मैंने बोला पहले घटाने के लिए चेक कर लेते हैं। अगर घटाने की बात पर आप देखेंगे इसको, तो a में से क्या घटा दिया है, a में से x घटा दिया जाए और b में से भी x घटा दिया जाए। क्यों? क्योंकि जब हम बोल रहे हैं क्या घटा दिया जाए, तो यहां से अगर ये समानुपात में, लिख दे रहा हूं ये वाली लाइन भी, कि अगर इन्हें समानुपात में बनाया जाना है तो अभी तो है नहीं है, कुछ ना कुछ जोड़ा या घटाया जाएगा। जब घटाना है तो a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स इक्वल टू c माइनस एक्स अपॉन b माइनस, या तो ऐसा केस बनेगा आप लोगों के सामने दोस्तों। और जब जोड़ने की बात की जाएगी तो जोड़ने के लिए भी आप सेम प्रोसेस यूज करोगे कि हम क्या जोड़ दें कि ये समानुपात में आ जाए। तो यहां भी जोड़ने का मतलब यही होगा स्टूडेंट्स की a प्लस एक्स अपॉन b प्लस एक्स इक्वल टू c प्लस एक्स अपॉन d प्लस एक्स। तो चाहे आपको जोड़ने के लिए बोला जाए या घटाने के लिए, मैं आपको एक तरीका बताता हूं दोस्तों कि आप डायरेक्टली इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं। देखो, हम जो आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे उनकी हेल्प से तो कर ही सकते हैं, लेकिन कई क्वेश्चन में कुछ उनसे रिलेटेड वैल्यू पूछी जा सकती है, इसे मैं बताऊंगा। अगर उनसे संबंधित प्रश्न आ गए तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे दोस्तों ऑप्शन के थ्रू। तो इसके लिए एक तरीका बताता हूं कि जो भी जोड़ना या घटाना है, जो भी जोड़ना या घटाना है, यानी x आया था उसकी वैल्यू क्या होगी,
जो पहला और आखिरी समानुपातिक है इनका गुणा माइनस दूसरा और तीसरा समानुपातिक है इनका गुणा अपॉन में इन्हीं दोनों चीजों को जोड़ देना है आपस में। क्या ये बात समझ पा रहे हैं दोस्तों कि नहीं? तो अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इस टेक्निक का यूज करेंगे, ट्रिक का, तो यहां से हम डायरेक्टली x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ध्यान देने वाली बात ये होगी, कई बार प्रश्न में ऐसा हो सकता है कि AD माइनस BC का जो मान होगा, वैल्यू होगी, वो माइनस में भी आ सकती है, नेगेटिव साइन के साथ आ सकती है। तो अगर ऋणात्मक चिन्ह के साथ आ रही है दोस्तों, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको इसका सिर्फ संख्यात्मक मान लेना है। सिर्फ कैसा मान लेना है दोस्तों? संख्यात्मक मान। जैसे सपोज करो ऊपर सॉल्यूशन -31 आ गया है, तो हमें क्या लेना है उस टाइम पे दोस्तों? सिर्फ 31। समझ पाओगे दोस्तों ये? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है अगले कुछ क्वेश्चंस के लिए। तो देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा बनता है। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने क्वेश्चन ये लिखता हूं, देखिए जरा। अब यहां क्या बोला गया है? 3, 11, 4 और 14 को समानुपात में लाने के लिए उनमें कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए? देखो दोस्तों, चाहे जोड़ने के लिए आए या घटाने के लिए, आपको यहां पर माइनस ही यूज करना है। आपको यहां पर माइनस ही यूज करना है। ऐसा नहीं कि यहां कब प्लस होगा कब माइनस, दोनों ही केस में, घटाने और जोड़ने दोनों की केस में यहां पर क्या होगा दोस्तों? माइनस रहेगा। अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहले मैं आपको इसको विद ऑप्शन सॉल्व करना बता देता हूं कि हम ऑप्शन की हेल्प कैसे कर सकते हैं। अब आप ये बताइए, हम 3 में कुछ जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं पता नहीं है, फिर उसके बाद 11 में भी कुछ जोड़ रहे हैं, फिर ये समानुपात में आ जाएगी 4 के साथ कुछ जोड़ने पर और 14 के साथ कुछ जोड़ने पर। अब आप मुझे बताओ ऑप्शन के हिसाब से हम कौन सी वैल्यू लिख दें जो यहां पुट करने पर इनका जो अनुपात होगा वही अनुपात इनका भी आ जाए। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, आप अगर सपोज कीजिए मैं 2 जोड़ूं, यहां पर 2 लिखूं, तो ये 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहां पर 2 लिखने पर दोस्तों कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और यहां 2 लिखने पर 13 आ जाएगा। तो यहां पर 2 लिखने पर क्या 5 आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन 2 आंसर सही नहीं है। बहुत बढ़िया। अब चलिए अगले प्रश्न अगले विकल्प को देख के चेक करते हैं कि अगर 1 जोड़ दिया जाए, क्या 1 जोड़ने पर हमारा काम बन जाएगा दोस्तों? तो चेक करते हैं। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ 3 के साथ 1 जोड़ा, यहाँ दोस्तों कितना बन जाएगा? 4। और यहाँ 1 जोड़ा तो कितना बन जाएगा दोस्तों? 12। यानी इनका अनुपात आ गया 1:3। तो क्या यहां से भी 1:3 मिलेगा? चेक करते हैं। अगर हमने यहाँ 1 जोड़ा तो कितना बन जाएगा दोस्तों? 5। और यहाँ 1 जोड़ा तो कितना आ गया? 15। तो हम देख पा रहे हैं 5 और 15 का भी वही अनुपात है जो कि 4 और 12 का था। इसका मतलब सही विकल्प हमें मिल गया है कि कौन सा आंसर होगा? 1। 1 को जोड़ोगे तो ये चारों संख्याएं समानुपात में हो जाएंगी। समझ पाए दोस्तों कि? अगर जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, जो एक फॉर्मूला बताया है, अगर आप उसकी हेल्प से करते हैं तो भी मैं आपको बताता हूं आंसर बहुत अच्छे से आ जाएगा, स्पीड में आ जाएगा आंसर। देखिए जरा दोस्तों, और उस फॉर्मूले का अच्छी बात यह कि अगर ये समानुपाती नहीं, इनसे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन पूछे तो भी हम आसानी से बता सकते हैं, जो कि हम अगली स्लाइड पे चेक करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैंने बोला कि अगर 3, 11, 4 और 14 है, ये हमारे लिए A है, ये B है, ये C है और ये D है। अब मैंने आपसे बोला था कुछ भी जोड़ना या घटाना हो उसका मान डायरेक्टली कहां से आएगा? x = AD माइनस BC अपॉन A प्लस D माइनस B प्लस। अब यहां से हम लोग चेक करते हैं। देखिए अगर A और D का गुणा करना है, मतलब 3 और 14 का गुणा करना है, तो कितना आ जाएगा? 14 दिया 42, बहुत बढ़िया, माइनस B इंटू C का गुणा करना है, मतलब 11 चौके 44। तो आप देखिए दोस्तों यहां पर वैल्यू कैसी आ रही है? 42 44 हटाओगे तो माइनस में आएगा। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला? आपको सिर्फ अंकीय मान लेना है, इसलिए मैंने इस कैलकुलेशन के बाहर मोड लगा दिया है। ये जो 2 मैंने ये ब्रैकेट टाइप का लगाया ना, इसको मोड बोलते हैं, मॉड्यूलस। ये क्या करता है कि जो भी अंदर, इसके अंदर जो भी ऋणात्मक मान होगा उसको ये पॉजिटिव यानी धनात्मक कर देता है। दोस्तों अपॉन में सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो A प्लस डी है, A प्लस डी का मतलब 3 और 14 को जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 17 माइनस यहाँ 11 और 4 को जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 15। अब आप बताइए 42 में 14 घटाएंगे -2 आएगा, लेकिन हम कितना लिखेंगे? +2। और 17 में से 15 घटाएंगे 2, तो आंसर दोस्तों कितना आ गया? 1। यही हमारा आंसर। तो दोस्तों इस टेक्निक यानी इस फॉर्मूले का यूज करके आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी सॉल्व कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम विकल्पों को देखकर जब लगा सकते हैं तो इसकी जरूरत क्या है? तो आप देखिए अगले क्वेश्चन में आप समझ पाएंगे इसका इंपोर्टेंस क्या है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया है दोस्तों
कि जब x को 7, 11, 18, 23 में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। तो x माइनस 1 और 2x माइनस 10 के बीच मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये तो हमें पता चल गया कि x जोड़ रहे हैं, लेकिन x का मान कैसे आएगा? अब ऑप्शंस यानी विकल्पों का उपयोग करके तो हम नहीं बता सकते, तो इसीलिए जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है उसका यूज आपको करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं यहां से डायरेक्ट x की वैल्यू आप लोगों से निकालने के लिए बोलूं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x इक्वल टू क्या होगा, a इंटू डी, यानी 23 और 7 का गुणा। तो 23 और 7 का गुणा कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 140 और 21 161, माइनस फिर 11 और 18 का गुणा करेंगे आपस में। तो 11 और 18 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 18 इंटू 10 180 और 18 198 अपॉन। अब क्या करना है दोस्तों, अब इनको जोड़ना है। तो 7 और 23 कितना हो गया, 30, माइनस 11 और 18 29। तो दोस्तों जब हमने इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना आ जाएगा, 198 में से 161 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 37, और अपॉन में तो एक ही है, तो इसका मतलब x का मान कितना मिल गया हमें दोस्तों, 37। अब ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, जब x माइनस 1 की वैल्यू हम लोग निकालने जा रहे होंगे तो x माइनस 1 का मतलब 37 में से 1 घटाना है, तो क्या आंसर में 36 मिल जाएगा यहाँ से कैलकुलेशन के लिए। अच्छा, जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 37 दूनी 74, 74 में से 10 घटाएंगे 64। और कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जब भी माध्य समानुपात निकालना हो तो हम दोनों संख्याओं को रूट में रख के गुणा कर देते हैं। इसका मतलब जब इनका माध्य निकाला जाएगा तो माध्य क्या आएगा दोस्तों, माध्य आएगा रूट में इन दोनों संख्याओं का गुणा। तो अब हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोलोगे 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा 6, 64 का कितना होगा 8, आंसर हमारा कितना आ जाएगा 48। तो ये ऑप्शन हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर। तो दोस्तों आपको सही अप्रोच लेकर ऐसे कैलकुलेशन करना है कि एक ही ट्रिक या एक ही अप्रोच से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात समझ पाओगे आप लोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, इस क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है कि 4 ये संख्याएं दी गई हैं, प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि शेष समानुपातिक हो जाए। तो अब आप ये बताइए, हमें शेष समानुपातिक बनाने हैं तो हम इन ऑप्शंस को देखकर भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको ट्रिक बताई है यानी फॉर्मूला बताया है उसका उपयोग करके भी कर सकते हैं। लिखते हैं जरा, समझते हैं। अगर मान लीजिए 27 में से कुछ घटाना, मैं थोड़ा और पीछे से लिख दे रहा हूं दोस्तों, 27 में से कुछ घटाना है हमें, फिर अनुपात 31 में से कोई संख्या घटाएंगे, और यहां पर 29 में से भी कोई संख्या घटाएंगे, और 37 में से भी कोई संख्या घटाएंगे। अब आपको सभी विकल्पों का रख के चयन करना पड़ेगा कि कौन सा विकल्प सही होगा। हम शुरुआत करते हैं 25 से ही। जब मैं यहाँ पर 25 लिखूंगा तो दोस्तों 27 में से 25 हटाइए, क्या 2 बच जाएगा कि नहीं। यहाँ पर 25 लिखेंगे तो दोस्तों कितना बचेगा, 31 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 6, यानी इनका अनुपात आ गया 1:3। अब यहाँ भी देखते हैं, अगर यहाँ भी 25 लिखा जाए दोस्तों तो 29 में 25 हटाएंगे 4 बचेगा कि नहीं बचेगा, और यहाँ 25 लिखोगे तो कितना बच जाएगा दोस्तों 12। तो हमारा पहले विकल्प में से आंसर मिल गया है। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन ए 25। 25 को पुट करोगे तो आपके समानुपात में हो जाएंगे। बाकी जो मैंने फॉर्मूला बताया उसका उपयोग भी करिए, वहां से भी आंसर चेक करें। क्या यहां तक की बात समझ पाए दोस्तों की नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। क्या बोला गया है, 4 भिन्न धनात्मक संख्याएं ए बी सी और डी दिए गए क्रम में समानुपात में है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ए बी सी डी की बात की जाए तो ये समानुपात का मतलब ए अनुपात बी सी अनुपात डी के फॉर्म में है। जो क्रम दिया गया है उसी क्रम में समानुपात में है। अच्छा, अगर ये समानुपात में है तो क्या इसको मैं ऐसा लिख दूं, ए अपॉन बी बराबर होगा सी अपॉन डी के। एक ही बात हुई दोस्तों के नहीं। अब वो क्या बोल रहे हैं, इस लाइन को थोड़ा ध्यान से समझिए कि बी जो है वो ए से 35 ज्यादा है, यानी बी को हम कितना लिख सकते हैं, अगर ये ए है तो बी कितना होगा, ए से 35 ज्यादा, मतलब a प्लस 35 लिखा जा सकता है कि यानी दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। और क्या बोला गया कि जो d है वो c से 60 अधिक है, यानी अगर यहां पर हमने c लिखा है तो d के स्थान पे कितना आ जाएगा, c से 60 अधिक। क्या ये बात समझ पाएगी नहीं। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, समझते हैं। तो देखिए पहले a का गुणा होगा c प्लस 60 में, तो कितना आ जाएगा दोस्तों,
AC प्लस A इंटू 60 यानी 60A। क्या यही होगा दोस्तों कि नहीं होगा? AC प्लस 60A। फिर C का गुणा इनमें होगा A प्लस 35 में, तो क्या आ जाएगा दोस्तों? CA प्लस C इंटू 35 यानी 35C। अब आप मुझे बताइए क्या AC से ये CA कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं? देखिए AC बोलो या CA बोलो, बात एक ही, आप समझ पा रहे हैं, तो ये दोनों कैंसिल आउट कर लिया। यहां से क्या बचा हमारे पास? 60A इज इक्वल टू 35C। ये भी 5 से कर रहे हैं, इनको भी 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 12 पंचे 60 और 7 पंजा 35। यानी अगर यहां से मैं A और C का अनुपात निकालूंगा तो क्या 7/12 आ जाएगा दोस्तों कि नहीं आ जाएगा? क्या इतनी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? और ये अनुपात में है मित्रों, आप ये समझिए कि A की वैल्यू एग्जैक्टली 7 नहीं है, ये सिर्फ अनुपात में आया है, जो भी वैल्यू रही होगी इस अनुपात में रहेगी। देखिए तो आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? A और C का गुणनफल 5376 है। अब मुझे बताइए दोस्तों, अगर गुणनफल 5376 है तो हमें इनका ही गुणनफल निकालना पड़ेगा, लेकिन इनका गुणनफल डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते कि अगर यहां से देखें तो 7 गुणा 12, हमारा 7 गुणा 12 किसके बराबर होगा? 5376 के बराबर। तो यहां से तो गलत हो जाएगी वैल्यू, क्यों? क्योंकि वास्तविक मान थोड़ी है जो हमने ऐसे लिख दिया। हमें अगर अनुपातिक वैल्यू है, रेशनल वैल्यू है, तो हमें इनको कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं 7x है और ये 12x है। क्या इतनी बात समझ पाए दोस्तों? अब हम लिखते हैं कि जब इनका गुणा किया गया है 7x इंटू 12x, तो ये किसके बराबर होगा? 5376 के बराबर। बहुत बढ़िया। तो यहां से हमसे बोला गया है कि चारों संख्याएं ज्ञात करना। अब देखते हैं जरा, अगर इनको हम गुणा करें, या यही मैं कैंसिल आउट कर देता हूं, 7 से कैंसिल आउट करते हैं पहले इसको। 7 7 49, ठीक है, 4 बचेगा दोस्तों, 47 हो जाएगा। 7 6 42, 5 बटा 7 8 56, ये वैल्यू आ गई यहां से 7 से। अच्छा 12 से भी कैंसिल आउट करते हैं, तो 12 से जब इसको काटेंगे तो 12 पंच 60, 12 6 72, 4 बचा 48 हो गया, और 12 चौके 48। और यहाँ क्या बचा दोस्तों? x और x यानी x स्क्वायर। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 64। तो x स्क्वायर टू कितना आ गया? 8। अब ये अगर 8 आ गया तो हमारा काम बन गया। आप बताइए अगर x की वैल्यू 8 है तो बताइए यहां से पहली संख्या यानी a कितनी आ जाएगी? 7x। 7x का मतलब x की प्लेस में डायरेक्ट 8 पुट कर देते हैं, तो 7 8 56। क्या इतनी बात समझ पाएगी नहीं दोस्तों? अच्छा b कितना आएगा? तो बोला गया b जो है वो a से 35 ज्यादा है, तो 56 में 35 जोड़ देते हैं। तो 56 में अगर 35 जोड़ोगे, मैं यही बता दे रहा हूं, अगर इसमें मैं 35 जोड़ दूं, अगर मैं इसमें 35 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 50 और 30 80, 80 और 11 91। ये होगी हमारी b की वैल्यू। मैं इसको सेम कलर से ही लिख देता हूं, है ना। b की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 50 80 और 91। अच्छा c की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? तो c की वैल्यू 12x है, x की प्लेस में मैं लिख रहा हूं 8, ठीक है दोस्तों। तो 12 96, यही होगा कि नहीं होगा दोस्तों? अच्छा d की वैल्यू कितनी होगी? तो d क्या बोला गया है? d बोला गया है कि c से 60 ज्यादा है, तो 60 ज्यादा का मतलब यहाँ 60 जोड़ना पड़ेगा, और 60 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 होता तो 160 हो जाता, मतलब 156। अब वो ये बोल रहा है कि इन सभी का योगफल बताइए। क्वेश्चन बहुत लेंथी था दोस्तों, बट आप समझ पाओगे सॉल्व कैसे करना है। इनको ऐड करते हैं। अच्छा आप जब ऑप्शन देखोगे तो सभी ऑप्शंस में जो यूनिट प्लेस डिजिट है सारे अलग अलग हैं, तो दोस्तों आपको ये पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है। आप सीधा देखिए, इनको जब जोड़ोगे तो 6 दूनी 12, 6 3 18 और 1 19, 9 मिल गया। तो आप बस ये देख लीजिए कौन से स्थान पर इकाई का अंक 9 है, तो डी ऑप्शन होगा दोस्तों, यही हमारा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझ पाओगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब इसको देखिए, इस टाइप के जो प्रश्न है वो भी आपसे पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि एक पत्थर का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। मतलब जितना पत्थर का भार होगा, अच्छा पत्थर हो गया, हीरा हो गया, ये सभी सेम कैटेगरी के हम लोग क्वेश्चंस में सॉल्व करते हैं। आपको पत्थर की जगह हीरा भी लिख के मिल सकता है, एक ही बात होगी। तो पत्थर का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। भार जितना वजन होगा यानी भार होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, वही उसकी कीमत है। तो 1,20,000 रुपए मूल्य के एक पत्थर को 2:3 के अनुपात में 2 टुकड़ों में तोड़ा जाता है, तो दोनों छोटे पत्थरों की कुल कीमत ज्ञात कीजिए। अच्छा दोस्तों जरा मुझे एक बात बताइए, अगर मान लेते हैं हमारे पास ये कोई एक पत्थर था, लग तो नहीं रहा है बट पत्थर मानना पड़ेगा, क्या कर सकते। तो देखिए जब हमने इसको ब्रेक किया यानी तोड़ा, किस अनुपात में हमने इसको तोड़ा?
2:3 में, हमने इसको तोड़ा 2:3। तो आप ये नहीं बोलेंगे कि सर तोड़ने के बाद ये अनुपात है, पहले जब ये पत्थर पूरा जुड़ा हुआ था तो उसका वजन भी 5 इकाई होगा, 5 यूनिट होगा। क्यों? 5 को ही तो ब्रेक करके ये बना होगा। चलिए अब वो बोल रहे हैं कि अच्छा इसकी कीमत निकाल लेते हैं। अगर ये अनुपात वजन का हुआ, भार का हुआ, तो कीमत कितनी आ जाएगी दोस्तों? तो आप बोलोगे यहां से जब इस वाले भाग को बेचने आएंगे तो 4 रुपए मिलेंगे और इस वाले भाग को जोड़ने आएंगे तो 9 रुपए मिलेंगे। और टोटल कितना मिलेगा दोस्तों? यहां से मिलेगा 13। ये रेशियो में है, आप एक्स मान के करें या नहीं, यहां आपको रेशियो वैल्यू हम डिफाइन कर सकते हैं। देखिए और फिर जब इसको नहीं तोड़ा जाता, मतलब जब साबुत पत्थर होता, तब इसका वजन 5 यूनिट होता और कीमत कितनी मिलती है हमें इसकी? तो आप बोलेंगे कीमत तो 5 का स्क्वायर के बराबर मिलती है, यानी 25 यूनिट मिलती है। तो हमसे ये बोला गया है कि दोनों छोटे पत्थरों की कुल कीमत, तो कुल यूनिट 13 है। अब आप मुझे बताइए, अगर ये वास्तविक वजन है, 25 यूनिट वास्तविक वजन है, जबकि वास्तविक वजन हमें कितना दिया गया दोस्तों? 1,20,000 रुपए। तो हमसे बोला गया दोनों छोटे पत्थरों का वजन यानी 13 यूनिट की वैल्यू फाइंड की थी। तो क्या हम ये नहीं बोल सकते हैं कि अगर 13 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी 13 इकाई का मान बताना है, तो ये 25 अपॉन में पहुंच जाएगा और 13 किस में आएगा? गुणा में। तो दोस्तों हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 1,20,000 अपॉन 25 इंटू 13। क्या इतनी बात समझ पाए दोस्तों? अब सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए जरा, 25 से अगर मैं भाग करूं तो 25 को काटते हैं, 25 चौके 100, 20 बचेगा, 200 हो जाएगा, 25 चौके 100, यहाँ 200 हो गया, 25 अट्ठे 200, यानी 4800 बचा। अब 4800 इंटू 13 ही हमारा आंसर होगा कि नहीं होगा? 4800 इंटू 13 ही आंसर होगा। अच्छा दोस्तों फिर से देखिए जरा, क्या हम देख के आंसर बता सकते हैं क्या? देखिए यहां भी 4 है, 4 है, 4 है, गुणा कर लेते हैं। देखिए ना, आप बताइए, 00 को मैं एज इट इज लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब 13 अट्ठे कितना होगा? 104। 13 अट्ठे 104 का मतलब 4 लिखा मैंने और हासिल कितनी आ गई? 10। 13 चौके 52 और 10 62, यानी हमारा आंसर कौन सा विकल्प होने वाला है दोस्तों? बी ऑप्शन, 62,400। यही दोनों छोटे पत्थरों की कीमत होगी। समझ पाए दोस्तों कि नहीं? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर देखिए अगले क्वेश्चन को देखिए, एक हीरे की टुकड़े की कीमत उसके भार के वर्ग के अनुसार बदलती रहती है। 6,084 रुपए मूल्य के एक हीरे को 3 टुकड़ों में काटा जाता है, जिनके भारों का अनुपात ये, काटने पर हुई हानि ज्ञात कीजिए। क्या दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते? आखिरी क्वेश्चन के हिसाब से आप इसको देखिए, अभी इन भागों में तोड़ दिया है, सुनना ध्यान से, 3:2:1 में तोड़ दिया है। अगर नहीं तोड़ा जाता तो वजन कितना होता? 3 और 2 5 और 1 6 यूनिट होता, ये वजन होता। और यहां से कीमत कितनी मिलेगी? 9, 3 का स्क्वायर 9, यहां से कीमत 4 और यहां से कीमत 1, तो कुल कीमत कितनी मिल जाएगी हमें? 9 1 10 4 14 यूनिट, यही मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अच्छा, जब साबुत पत्थर था यानी सही पत्थर था तो 6 का ही वजन था, तो इसकी कीमत कितनी मिलेगी दोस्तों? तो आप बोलोगे 6 का वर्ग यानी 36। तो आप बताइए, अगर पत्थर नहीं तोड़ा जाता तो 36 रुपए मिलते, 36 यूनिट पैसे मिलते, और यहाँ कितने मिले? 14 यूनिट। तो आप बताइए अंतर कितने का आ गया? मतलब हानि कितने की हो गई कि भैया नहीं तोड़ा जाता 36 का बिकता, अभी 14 का बिका है, मतलब 36 14 घटाएंगे 22 यूनिट की हानि हो गई कि नहीं हो गई? तो यही तो हमारा ओरिजिनल कीमत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर 36 यूनिट की वैल्यू 6,084 रुपए है तो 22 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो 22 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी? 6,084 अपॉन 36 इंटू 22। क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं? तो दोस्तों ये कैलकुलेशन आपको बनानी है और आंसर निकालना है। समझ पाए होंगे दोस्तों यहां तक? इसका आंसर आप लोग कमेंट जरूर करना दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है हमें जरूर बताना। चलिए फिलहाल हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। एक ये क्वेश्चन आपके सामने है कि m n² + 3 के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि n 3 होने पर m 3 हो तो n² = 69 होने पर m का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती और समानुपाती का मतलब ये होता है कि अगर a का मान बढ़ने पर b का मान भी बढ़े और a का मान घटने पर b का मान भी घटे, तो इसको हम बोलते हैं समानुपाती। समानुपात का मतलब सेम तरीके से चलने वाला।
एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा घटेगा। जबकि व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि A इज रेसिप्रोकल ऑफ B, मतलब A B का व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब ये होगा कि जब B बढ़ेगा तो A घट जाएगा और A जब B घटेगा तो A बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये जो साइन है ये हमेशा समानुपाती, यानी इसके बढ़ने पर ये बढ़ेगा, इस तरह से रिजल्ट शो करता है। जब हम इसको बराबर बताना चाह रहे होंगे, अगर मैं इस चिन्ह की जगह बराबर का चिन्ह लगाऊंगा तो आप बोलोगे कि यहाँ A अपॉन B के साथ कोई ना कोई एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। कांस्टेंट का मतलब क्या होगा दोस्तों, कोई ना कोई एक अचर राशि लिखनी पड़ेगी। यानी जैसे कि मान लीजिए अब ये ए बी के फॉर्म में है तो मैं लिख देता हूँ के मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, इस टाइप से कुछ भी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो आप ये समझते हैं कि जब भी समानुपात का चिन्ह हटा के बराबर का साइन लगाया जाता है तो हमें किसी कांस्टेंट से यानी अचर राशि से गुणा किया जाता है। क्या इतनी बात समझ पाए दोस्तों की नहीं? अब हम प्रश्न पे आते हैं। क्या बोला गया है, m और n स्क्वायर प्लस 3 के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब m की वैल्यू कितनी है, तो बोला जाए, अभी मैं यहाँ यही वाला साइन लगाता हूं तो यह आएगा n स्क्वायर प्लस 3। तो आप समझ पाए दोस्तों कि अगर मैं इस समानुपातिक चिन्ह की जगह बराबर का चिन्ह लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस c। तो ठीक है, इसके साथ क्या आ जाएगा गुणा में k। दोस्तों बहुत तेज बारिश हो रही है बाहर, है ना। उम्मीद करता हूँ मौसम के मजे लेने के साथ साथ आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बिंदास पढ़ते रहिए, है ना। सिलेक्शन लेने के बाद फिर जिंदगी जीने का मजा बहुत अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, तो यहां तक की बात समझ पाएगी नहीं। अब देखिए क्या बोला गया है, n बराबर 3 होने पर m बराबर 3 हो जाता है। मतलब अगर मैं n के स्थान पर 3 लिखूंगा तो m के स्थान पर भी कितना आ जाएगा 3। तो देखते जरा, यहां भी 3 लिख देते हैं और k अपॉन यहाँ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 12। तो क्या यहां से मैं k की वैल्यू 12 3 36 प्राप्त हो गई कि नहीं होगी दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया है। तो हमसे बोल रहे हैं n स्क्वायर बराबर 69 होने पर m का मान क्या होगा। तो m का मान तो यहीं से निकलेगा इसी रिजल्ट से। तो यहाँ पुट करके देख लेते, देखिए रहा दोस्तों, अब k की जगह कितना लिखा जाएगा 36 और m का मान पूछा गया है तो m इक्वल टू k की जगह लिखा 36 अपॉन यहाँ n स्क्वायर के स्थान पे कितना आ जाएगा 69 और 69 प्लस 3 कितना होगा 72। तो 36 बटे 72 का वाला 1/2। तो m की वैल्यू कितनी आ गई मित्रों 1/2। तो क्या आप ये क्वेश्चन समझ पाए कि नहीं दोस्तों? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोला गया हमसे, किसी परीक्षा में 160 बहुविकल्पीय प्रश्न है, एक सही उत्तर के लिए 4 अंक निर्धारित हैं और बिना गलत या बिना उत्तर दिए प्रश्न के लिए कुल सही उत्तरों में से 1 अंक काट लिया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब सभी सही, अगर कोई व्यक्ति सही प्रश्न करता है तो 4 अंक मिलेंगे यानी +4, और छोड़ दे या फिर गलत हो जाए तो उसके स्थान पे क्या बोलेगा 1 अंक काट लिया जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ -1। यदि किसी अभ्यर्थी ने परीक्षा में 400 अंक प्राप्त किए हैं तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिए, कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिए। देखो बच्चों, जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो एक मेथड होता है एलिगेशन, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके थ्रू सॉल्व करना बहुत आसान होता है। अभी फिलहाल आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि मान लेते हैं कुल प्रश्न, अभी मैं आपको इसको बिल्कुल बेसिक बता देता हूं। मान लेते हैं परीक्षा में कुल प्रश्न x, कुल प्रश्न कितने हैं x है, या x क्यों माना जाए, कुल सही प्रश्न x लिख लेते हैं, क्योंकि कुल प्रश्न तो हमें 160 दिए गए दोस्तों। कुल प्रश्न कितने हैं 160। अब मान लेते हैं कि जो सही उत्तर उसने दिए हैं, सही प्रश्न हल किए हैं, वो कितने किए हैं, मान लेते हैं x किए हैं। देखिए दोस्तों, आप एलिगेशन से करेंगे तो टाइम कम लगेगा, बट हम आगे उसको डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको ये जो यूनिटरी मेथड है उससे सॉल्व करा देता हूं उसे। तो देखिए सही प्रश्न x है तो गलत प्रश्न कितने हो जाएंगे, तो बोला गया है कि गलत प्रश्न हो जाएंगे फिर 160 -x। क्या ऐसे ही लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा। अब किसी अभ्यर्थी ने परीक्षा में 400 अंक प्राप्त किए हैं तो 400 के बराबर आप वैल्यू लिख दीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा। अब बताइए, अगर x प्रश्न सही किए हैं तो एक सही प्रश्न के लिए 4 अंक मिल रहे हैं, तो x प्रश्न सही करने के लिए कुल अंक कितने मिलेंगे दोस्तों से 4x। क्या इतनी बात समझ पाएगी नहीं। और गलत प्रश्न के लिए 1 अंक कट रहा है, इसका मतलब ये जो प्रश्न उसने गलत हल किए हैं इनके लिए -1 मिलेगा। तो यहां लिख देते हैं -160 -x, और ये किसके बराबर होगा दोस्तों 400 अंक के बराबर।
अब देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 4x माइनस के अंदर गुणा करेंगे 160 और प्लस x इक्वल टू 400। अब 104x कितना हो गया, 5x। जब ये माइनस का एक साइड राइट साइड में जाएगा 160 तो कितना बना लेगा दोस्तों, ये 560 और 5 से इसको काट देते हैं। कितनी बार कटेगा दोस्तों, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 112। तो हमसे क्या बोला गया था कि उसने कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है। अच्छा, सही प्रश्न हमने कितने माने थे दोस्तों, x ही तो माने थे, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 112। इसका वाला इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों, 112। क्या आप समझ पाए सभी दोस्त के नहीं? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए जरा अगला प्रश्न, इसमें बोला गया है कि एक पेड़ की उम्र उसके तने में मौजूद वलयों, दोस्तों वलयों का मतलब समझ पा रहे हो, रिंग्स जो रहती हैं C14, ये सारे जो हम रिजल्ट बताते थे उसके लिए, है ना, वलयों की संख्या पर निर्भर करती है। ऐसे पेड़ का मूल्य उसकी उम्र के समानुपाती होता है। यदि 40 वलय और 50 वर्ष की आयु वाले पेड़ की कीमत 50,000 है तो 30 वलयों वाले पेड़ की आयु कितनी है और मूल्य क्या है। अच्छा, आयु और मूल्य दोनों चीजें पता लगानी, तो मैं लिख दे रहा हूं, किसी भी पेड़ की जो कीमत है ये किस बात पर निर्धारित की गई है, किसी भी पेड़ की कीमत किस बात पर निर्धारित की गई है कि उसके वलयों की संख्या और उम्र, यानी उम्र और वलयों की संख्या, यानी रिंग्स, नंबर ऑफ रिंग्स पर इनको डिसाइड किया जाना है। अब पहले जो डेटा दिया गया उसके बारे में क्या बोला गया है कि यदि 40 वलय हैं और 50 वर्ष उम्र है तो कीमत कितनी है दोस्तों, 50,000। यानी ये बोला गया है कि 40 वलय और 50 वर्ष होंगे तो कीमत ये है। तो हमसे बोला गया 30 वलय। अच्छा, हमें सिर्फ ये डेटा दिया गया है कि 30 वलय है, तो आप बताइए हमें जब कीमत निकालनी है 30 वलय वाले पेड़ की उम्र और कीमत दोनों चाहिए, तो तुलना तो इन्हीं दोनों से करनी पड़ेगी, है ना, तभी तो हम कीमत निकाल पाएंगे। तो आप क्या बोलोगे कि अगर कहीं 40 वलय के लिए उम्र 50 है और कीमत 50,000 है तो यहां से पहले में 40 बनाना पड़ेगा। तो आप बताओ दोस्तों, 30 के लिए हम 30 को 40 में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप बोलोगे इसमें अगर मैं 4 से भाग दे दूं और यहाँ 10 का गुणा कर दिया जाए, सॉरी 4 का भाग देंगे और 3 से गुणा करेंगे, यहाँ 40 था दोस्तों, अगर मैं इसमें 3 से गुणा करूं 4 से भाग दे दूं तो 4 से भाग देने पर 10 इंटू 3 30 मिल जाएगा। तो अगर ये 3/4 मल्टीप्लाई करने पर मिल रहा है तो यहाँ भी 3/4 आएगा और यहाँ भी दोस्तों 3/4 आ जाएगा। अब देखिए जरा उम्र कितनी हुई, तो 50 दिया 150, 150 में 4 का भाग देंगे तो 37 दूनी 74 दूनी 148 हो जाएगा, है ना। तो वहां से आंसर कितना आ जाएगा, 37.5, क्योंकि हमें 4 का भाग देना था। हम ऐसे ही बोल सकते थे 50/4, हमें वैल्यू पता है कितनी होती है, ठीक है, 12.5 थी 37.5। अच्छा, दोनों जगह सेम वैल्यू है, यहाँ बस 50 है 50,000 है, 3 जीरो बढ़ गए तो इसमें ही 3 जीरो बढ़ा दीजिए। तो अगर ये 50 गुणा 3/4 का मान 37.5 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 375, तो एज इट इज रहेगा, 37.5 में से दशमलव बटा दिया 3 जीरो, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 37,500। तो इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी। दोस्तों आप मुझे बताइए क्या ये समझ पाए कि मैंने कैसे लिखा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब 40 वलय वाले पेड़ की उम्र 50 है और कीमत 50,000 है तो इसी डेटा का उपयोग करते हुए मैं इससे भी आंसर निकालना था। तो हम अब 40 की जगह कितना लिखना चाह रहे थे, 30। तो 40 से 30 कैसे बन पाएगा भाई, 40 से 30 कैसे बन पाएगा, हम चाहते हैं इसकी जगह 30 आ जाए। तो आप बोलोगे पहले तो 40 में 4 का भाग दे दो तो 10 आ जाएगा और उसका 3 का गुणा कर दो, यानी हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3/4 का। तो अगर यहाँ 30 आ गया तो उसी के अनुपात में तीनों चीजें आ जाएंगी, लिखी जाएंगी कि नहीं। तो यहाँ अगर 3/4 का गुणा हुआ है तो यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी था। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमें यह दिया गया है कि पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात 4:3 था। देखिएगा जरा दोस्तों, अगर ए और बी के लिए लास्ट ईयर इनकम, मैं L/E लिख दे रहा हूं, लास्ट ईयर इनकम का मतलब पिछले वर्ष की आय का अनुपात कितना था, 4:3 था। अच्छा, अगर आय का अनुपात 4:3 है तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको 4x मान लेता हूँ, इसको 3x मान लेता हूँ, ठीक है, समझना दोस्तों। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय, अच्छा व्यक्तिगत आय का मतलब जो लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम है,
पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात है ए के लिए। ये कितना है दोस्तों? 3:4 और 5:6। तो आप देखिए रहा, अगर ये पिछले वर्ष की आय है तो ये भी तो पिछले वर्ष की आय है। तो अगर हम वर्तमान में आय जानना चाह रहे हैं ए के लिए, तो पहले में 3 की तुलना करनी पड़ेगी 4x से। 3 की तुलना किससे होगी दोस्तों? 4x से। तो अगर 3 की वैल्यू 4x है तो 4 इकाई का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं यहां लिख देता हूं कि 3 ये जो यूनिट है ये किसके बराबर है? 4x के बराबर। तो एक यूनिट कितने के बराबर होगी? 4x/3 के बराबर। तो 4 यूनिट कितने के बराबर होंगी? 4 का यहां गुणा कर देते हैं। 3 इकाई 4x के बराबर, 1 इकाई 4x/3 के बराबर, और हमें 4 यूनिट की वैल्यू चाहिए थी तो 4 का गुणा कर दिया। तो क्या यहां से 16x/3 ये वैल्यू आ जाएगी दोस्तों के लिए। ये एक ही वर्तमान आय है। सेम ऐसे ही हम 5 की तुलना करते हैं 3x से। तो देखेंगे दोस्तों, जरा यहां भी मैं लिख दे रहा हूं, अगर मान लीजिए 5 यूनिट की वैल्यू 3x है तो 1 यूनिट की वैल्यू 3x/5, और 6 यूनिट की वैल्यू के लिए हम 6 से गुणा कर देते हैं। तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 18x/5। तो आप बताइए, क्या हम ये नहीं समझ पाए कि जो ए और बी है उनकी वर्तमान आय का अनुपात ये होने वाला, यानी ये वर्तमान आय है, जबकि हमसे टोटल वर्तमान आय कितनी बोली गई दोस्तों? 24.12 लाख, मतलब 24,12,000। अच्छा, अगर हम इनको जोड़ दें तो यही तो 24,12,000 के बराबर है। आप इसको सॉल्व मत कीजिए, हम डेसिमल में ही लिख लेंगे इसको, मतलब एक्सपेंड करना। तो देखिए इनको सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो 15 आ जाएगा, 5 के अंदर गुणा करेंगे तो 80x, प्लस 3 का गुणा यहां करेंगे तो कितना आ जाएगा? 54x, अपॉन में कितना आ जाएगा? 15, और ये किसके बराबर है? 24.12 के बराबर है। अच्छा, इनको ऐड करते हैं, 80 और 54 कितना हो जाएगा दोस्तों? 134x इक्वल टू 15 का यहां गुणा हो जाएगा तो 24.12 इंटू 15। देखिए दोस्तों, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 24.12 इंटू 15/134। अब देखो जरा इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा दोस्तों, एक थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां पर 4 है अपॉन और यहां पर 2 है, तो हम 4 में कितने का गुणा कर लें कि 2 आ जाए? तो 8 का गुणा करेंगे तो 4 8 32 है ना। तो इसका 8 तो आएगा यूनिट प्लेस पे। अब अगर 8 के गुणा करेंगे तो 8 4 1200 के आसपास रहेगा, 18 बार कट जाएगा दोस्तों। 100% ये कितनी बार कटेगा? 0.18 टाइम। आप जब इकाई का जो अंक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं तो टाइम थोड़ा कम लगेगा, कैलकुलेशन सुधर जाएगी। तो 0.18 इंटू 15 कितना आ जाएगा? तो देखिए 15 इंटू 10 180, और 18 इंटू 10 180, 18 पंचे 90, 180 और 90 270, और 2 अंक पहले दशमलव है तो 2.7। ये x का मान आ गया है। अब ये x का मान आ गया तो हमारा काम हो गया। क्या बोला गया? पिछले वर्ष a की आय और वर्तमान वर्ष b की आय का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पिछले वर्ष a की आय तो 4x थी और वर्तमान में किसकी आय? b की आय, तो ये है 18x/4। तो अगर मैं यहां से लिख दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों, और यहां मैं लिख दे रहा हूं तो आप इसको एक बार अपने खुद से ट्राई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4x प्लस 18x प्लस 5। अच्छा, 4x प्लस 18x/5, तो 4 पंचे 20 और 18, देखना एलसीएम लोगे तो अपॉन 1, तो 4 पंचे 20x और 18x 38x हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या हमारे ए के जो आखिरी वर्ष की आय है और बी की वर्तमान आय है वो 38x/5 नहीं होगी दोस्तों? इसी की वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 38/5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2.7। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। 5 से इसको काटते हैं तो 55 25, 2 बचा 54, तो 0.4 यही हो गया कि नहीं? अब 8 चौके 32, 8 चौके 32 दो वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए हमारा आंसर यही तो होने वाला है, 38 इंटू 0.54, यही तो आंसर होने वाला है। तो देखो फिर भी आप देखो ऑप्शन 7 8 8 2 ये दिए गए थे, तो 8 चौके 32 यानी इकाई का अंक 2 होने वाला है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन डी। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कैलकुलेटिव है, आप इसको बिना एक्स मान के भी कर सकते हो। जब हम 4 यूनिट से कंपेयर कर लेते तो 4 का और 6 का भाग देना था यहाँ पर, 3 और 5 का, तो एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हमारा आंसर आ जाता। बट कोई दिक्कत नहीं, आप इसी तरीके से सॉल्व कीजिए अभी क्योंकि ये छोटे सॉल्व करते आ रहे हैं तो इनमें हमारी स्पीड मेंटेन होती है। चलिए दोस्तों, ये बात समझ में आ पाई होगी कि नहीं? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी था। अब देखिए रही क्या बोला गया क्वेश्चन, कार्यालय ए और बी में कर्मचारियों
पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात ये है। मतलब अगर ए और बी कार्यालय की बात की जाए। अच्छा दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो मैं चाहता हूं आप खुद से ट्राई करें। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको अनुपात बनाना है और सॉल्व करना है। क्या बोला गया? ए और बी में कर्मचारियों यानी पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 2:3 है। यानी मेल और फीमेल का जो रेशियो होगा कार्यालय ए और बी में वो कितना है? 2:3 है। तो कार्यालय ए और बी में जो अनुपात है वो 2:3 का मतलब चल रहा है कि कर्मचारी है, अगर कार्यालय ए में जो मेल और फीमेल हैं, टोटल कर्मचारी है वो 2 होंगे, तो कार्यालय बी में मेल और फीमेल कितने होंगे दोस्तों? 3 इकाई होंगे। फिर उसके बाद कार्यालय ए और बी में महिला कर्मचारियों का अनुपात ये है, और ए में महिला कर्मचारियों का कुल कर्मचारियों से अनुपात दिया गया है। इसको आप जो आखिरी प्रश्न हमने हल किया है आई वाला, उससे रिलेट करके सॉल्व कीजिए और इसका कमेंट में जरूर आंसर देना मुझे। अगर नहीं हो पाए सॉल्व तब भी आप कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बता दूंगा। तो दोस्तों, इसके बाद हम जब अगला चैप्टर सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें भी हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आएंगे दोस्तों। आज ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कई बार पूछे जा चुके हैं और थोड़े लेंथी भी थे, जिनको हम यूनिटरी मेथड पे फोकस करके सॉल्व करना चाह रहे हैं, जहां आपको कुछ रटना ना पड़े, कुछ याद ना करना पड़े। सिर्फ आज हमने एक ट्रिक की बात की है, जहां हमने ये समझा था कि जब समानुपात में कोई भी जोड़ी संख्या या घटाई जाती है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आप समझ पाए होंगे सारे क्वेश्चंस। अगले वीडियो में हम कुछ नए प्रश्नों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।